चैप्टर 7 है मौसम जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे मौसम के बारे में, जलवायु, भारत की जलवायु, विभिन्न जलवायु के लिए जंतुओं में अनुकूलन। आप गर्मी के दिनों में पंखे के नीचे या कूलर के सामने बैठकर ठंडे पेय का आनंद क्यों लेते हैं, और सर्दी के दिनों में हीटर के सामने बैठा गर्म चाय या कॉफ़ी का आनंद लेते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने परिवेश के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं कि नहीं करते? असल में सभी जीवित प्राणियों जैसे पौधे, जंतु, कीड़े या मनुष्य अपने आसपास की स्थितियों, मौसम और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया और व्यवहार करते हैं। मौसम और जलवायु दोनों हमारे जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। हमारे वस्त्र, भोजन की आदतें, हम जो फसल उगाते हैं, हमारी गतिविधियाँ आदि। जहाँ हम रहते हैं, उदाहरण के लिए आप गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं। कौन से वस्त्र पहनते हैं? सूती। लेकिन आप उन्हें सर्दी के मौसम में नहीं पहन सकते। उसके स्थान पर आप सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। कौन सा वस्त्र पहनते हैं? ऊनी। इस अध्याय में आप मौसम और जलवायु के विषय में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि अलग अलग जीव अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में खुद को कैसे अनुकूलित करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा मौसम। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की स्थिति मौसम कहलाती है। दोबारा देखना, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा या वायु वेग में वायुमंडल की प्रतिदिन की स्थिति मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है? मौसम। मौसम एक जटिल घटना है। यह बहुत छोटी अवधि में अचानक बदल सकता है। सुबह सुबह धूप हो सकती है, कुछ घंटों के बाद बादल छा जाते हैं। मौसम एक दिन में आप ये समझ लो लगातार मतलब कई बार बदल सकता है, और इसके बाद बहुत जल्द भारी वर्षा हो सकती है। यही कारण है कि मौसम के पूर्वानुमान हमेशा सही नहीं होते हैं। पूर्वानुमान बताते हैं मौसम के बारे में, आज ये होने वाला है, आज वो होने वाला है, भयंकर बरसात है, तूफान है। मौसम का वैज्ञानिक अध्ययन मौसम विज्ञान कहलाता है। जो वैज्ञानिक मौसम का अध्ययन और अनुमान लगाते हैं उन्हें मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। वे मौसम की पद्धति और इससे प्रभावित करने वाले कई कारकों का अध्ययन करते हैं। मौसम की जानकारी समाचार पत्रों में दैनिक रूप से प्रकाशित होती है। वे तापमान, नमी, बादल और वर्षा और सूर्य के चमकने के घंटे के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मौसम के बारे में आप सभी देखते हैं, अखबारों में, न्यूज़ों में, समाचार पत्रों में आता है। मौसम को पूर्वानुमान उपग्रह द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों, चित्रों और मौसम के गुब्बारों पर आधारित है। मौसम के पूर्वानुमान निम्नलिखित तरीकों से लोगों के लिए सहायक होते हैं। पूर्वानुमान का मतलब होता है मौसम के बारे में हमको पहले से ही जानकारी प्राप्त होना, या पहले से जानकारी जो बताते हैं। यह दैनिक गतिविधियों के लिए नियोजन में लोगों की सहायता करता है। यह लोगों को खराब मौसम के लिए तैयार करने की अनुमति देता है। पहले से ही बता देता है कि मौसम खराब है, अलर्ट हो जाओ। मौसम के बारे में हमने पढ़ा है। अब दूसरा हमारा क्या है कि मौसम के तत्व हैं। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन की गति आदि मौसम के तत्वों के रूप में जाने जाते हैं। वैज्ञानिक प्रत्येक दिन इन मौसम के कारकों की निगरानी करते हैं। ऐसा करने के लिए वे विशेष रूप से तैयार किए गए उपकरणों का उपयोग करते हैं। अधिकतम न्यूनतापी तापमापी नामक एक विशेष तापमापी का उपयोग एक दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान को मापने के लिए किया जाता है। वायु के सापेक्ष आर्द्रता को एक उपकरण द्वारा मापा जाता है जिसे हाइग्रोमीटर कहा जाता है। जो वायु का सापेक्ष होता है उसको एक उपकरण के द्वारा मापा जाता है जिसे हाइग्रोमीटर कहा जाता है। वर्षा की मात्रा मापने का उपकरण रेन गेज कहलाता है। बरसात
जो वर्षा होती है उसको हम मापते हैं, तो उसका जो मापने का उपकरण होता है वो रेन गेज कहलाता है। दूसरा हमारा आता है, मौसम के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब दूसरा आता है जलवायु। जलवायु मौसम की तुलना में बहुत व्यापक अवधारणा है। जलवायु एक विशेष स्थान पर सामान्य औसत मौसम की स्थिति है जो समय की एक लंबी अवधि के लिए होती है। देखो, मौसम और जलवायु में अंतर होता है। मौसम दिन में चेंज कई बार हो सकता है, लेकिन जलवायु लगातार एक लंबे समय तक चलती है। दोबारा देखते हैं, जलवायु मौसम की तुलना में बहुत व्यापक अवधारणा है। जलवायु एक विशेष स्थान पर सामान्य औसत मौसम की स्थिति है जो समय की एक लंबी अवधि के लिए होती है, मतलब लंबा चलती है। उदाहरण के लिए राजस्थान जैसे रेगिस्तानों को गर्म जलवायु वाला कहा जाता है, क्योंकि इसका मौसम कई वर्षों से बेहद गर्म है। दूसरी ओर शिमला जैसे एक पर्वतीय स्थल को ठंडे मौसम वाला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बहुत ही ठंड की स्थिति का अनुभव होता है। जलवायु में क्षेत्र मौसम की स्थितियों की सामान्य पद्धति, मौसम और चरम मौसम सीमाएं जैसे बाढ़, सूखा आदि सम्मिलित हैं। एक क्षेत्र की जलवायु यह निर्धारित करती है कि वहाँ किस प्रकार के पौधे उगेंगे और किस प्रकार के जंतुओं का निवास होगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी अवधि के दौरान हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता से भरी पवनें उठती हैं और भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा लाती हैं। जलवायु चार्ट देखते हैं कि एक विशेष स्थान पर दीर्घकालिक औसत तापमान और वर्षा के वार्षिक अभिलेखन को जलवायु चार्ट कहा जाता है। दोबारा देखो कि एक विशेष स्थान पर दीर्घकालिक औसत तापमान और वर्षा के वार्षिक अभिलेखन को जलवायु चार्ट कहा जाता है। जलवायु चार्ट वर्ष की एक विशिष्ट अवधि के दौरान एक विशेष स्थान की जलवायु के विषय में एक विचार देता है। श्रीनगर और दिल्ली के लिए जलवायु चार्ट है, तो देखते हैं इस चार्ट को कि एक तरफ श्रीनगर दिया हुआ है और एक तरफ दिल्ली है। कॉलम बना हुआ है, महा औसत तापमान डिग्री न्यूनतम में और डिग्री से अधिकतम में दे रखी है, और वर्षा दे रखी है कितनी हुई है। जैसे जनवरी के महीने में -2 और अधिकतम कितना था 5। वर्षा वहाँ पे हुई थी 57 मिमी। कितनी हुई थी? 57 मिमी। ऐसे ही तुम्हारा दिल्ली का दे रखा है 12 महीने, 1 साल की अवधि होती है ये। मौसम और जलवायु में अब आगे अंतर देखते हैं कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। मौसम और जलवायु एक दूसरे से इस प्रकार भिन्न हैं। मौसम तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन की गति आदि के संबंध में वायुमंडल में दिन प्रतिदिन की स्थिति को मौसम कहा जाता है, और लंबी अवधि में एक विशेष स्थान पर मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहा जाता है। मौसम एक स्थान की अल्पावधि में होने वाली वायुमंडलीय स्थितियों का वर्णन करता है, और जलवायु में एक विशिष्ट राज्य क्षेत्र की लंबी अवधि के औसत यानी कि 20 से 25 वर्ष मौसम की स्थिति का वर्णन किया जाता है। एक स्थान पर मौसम अचानक बदल सकता है और लंबी अवधि में जलवायु परिवर्तन बहुत धीमे होते हैं। मौसम अचानक खराब हो जाता है। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अनेक कई कारक हैं जो विश्व के किसी विशेष स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये कारक अलग अलग कार्य नहीं करते,
एक स्थान पर किसी विशेष प्रकार की जलवायु को जन्म देने के लिए वे विभिन्न तरीकों से गठबंधन करते हैं। एक स्थान की जलवायु कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे भूमध्य रेखा जिसको हम अक्षांश बोलते हैं, से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र और पर्वत से दूरी और अन्य कई। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा के नज़दीक वाले स्थान भूमध्य रेखा से दूर वाले स्थान की तुलना में गर्म होते हैं। जो भूमध्य रेखा के नज़दीक वाले स्थान है ना, भूमध्य रेखा से दूर वाले स्थानों की तुलना में कैसे होते हैं? अधिक गर्म होते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीनलैंड की तुलना में भारत अत्यधिक गर्म है। इसका कारण यह है कि भारत भूमध्य रेखा पर स्थित है और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा से दूर जाते हुए किरणें अधिकतर तिरछी हो जाती हैं। भूमध्य रेखा से जैसे किरणें दूर जाएंगी तो वो तिरछी होती चली जाएंगी। दूसरा पॉइंट है इसमें समुद्र से दूरी। किसी स्थान की जलवायु समुद्र से इसकी दूरी से प्रभावित होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि तटवर्ती इलाके अंतर्देशीय क्षेत्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं। इन क्षेत्रों में अंतर्देशीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक नमी होती है, क्योंकि समुद्र से भूमि की ओर बहती पवनों में बहुत अधिक नमी होती है। तीसरा पॉइंट आता है ऊंचाई। कौन सा आता है? ऊंचाई। समुद्र तल से उच्चता या ऊंचाई भी एक स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तटीय क्षेत्रों की तरह कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम जलवायु होती है, और जैसे जैसे हम अधिक ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं यह ठंडी हो जाती है। कैसी हो जाती है? ठंडी। जैसे हम अगर ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो जलवायु वहाँ कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु ठंडी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु ठंडी पाई जाती है। अब इसका चौथा पॉइंट आता है आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित वाष्प की मात्रा किसी स्थान की आर्द्रता निर्धारित करती है। समुद्र तट के पास के स्थान समुद्र से दूर के स्थानों की तुलना में अधिक आर्द्रता वाले होते हैं। वर्षा के मौसम के समय भी यह अधिक होती है। आर्द्रता वर्षा के मौसम में ही होती है ज़्यादातर। इसका पांचवा पॉइंट आता है प्रचलित पवन की दिशा। समुद्र या महासागर के किनारे से चलने वाली पवनें तटीय क्षेत्रों में वर्षा में सहायक होती हैं। जब अंतर्देशीय क्षेत्रों में शुष्क मौसम होता है, परिणाम स्वरूप समुद्र के आसपास के क्षेत्रों की जलवायु मध्यम होती है। हमने अब तक पढ़ा है कि किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये, और कितने कारक हैं? पांच कारक हैं। पांचों कारक हमने पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं भारत की जलवायु। हमारे देश की जलवायु उत्तर में उष्णकटिबंधीय जलवायु से दक्षिण में समशीतोष्ण जलवायु तक भिन्न होती है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा और तापमान में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु का अनुभव होता है। भारत में जलवायु वर्ष में 2 मानसून ऋतुएं सम्मिलित हैं। भारत में जलवायु वर्ष में 2 मानसून ऋतुएं सम्मिलित हैं। कौन सी हैं? पहला है दक्षिण पश्चिम मानसून। पहला होता है दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून सितंबर में है, और दूसरा है उत्तर पूर्व मानसून जो नवंबर मार्च में होता है। भारत में जलवायु में बदलाव
भारत में जलवायु में बदलाव। हमारे देश की जलवायु अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। आइए हम उनके बारे में अध्ययन करें। हिमालय के कुछ हिस्सों में बहुत ही ठंडी जलवायु होती है। देश का पश्चिमी भाग गर्म और शुष्क जलवायु वाला है। हमारे देश के कुछ क्षेत्रों जैसे राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। गंगा नदी के उत्तर में उत्तरी मैदानों चरम जलवायु होती है। गर्मियों में जलवायु बहुत गर्म तथा आर्द्रता वाली और सर्दियों में ठंडी हो जाती है। पश्चिमी हिमालय में गर्मियाँ सुखद होती हैं। यहाँ सर्दियों के दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होती है। मध्य भारत में भारी बारिश होती है। पश्चिमी भारत में ग्रीष्मकाल गर्म होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दक्षिण पश्चिम भारत के तटीय क्षेत्रों में ठंडी पवन बहती है। अंतर्देशीय में कम वर्षा के साथ जलवायु सुखद होती है। विभिन्न जलवायु के लिए जंतुओं में अनुकूल। किसी स्थान की जलवायु उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की जीवन शैली को प्रभावित करती है। कुछ जंतु रेगिस्तान में जीवित रहते हैं और कुछ अन्य ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवित रह सकते हैं। इसका कारण यह है कि जंतुओं में विश्व भर में अलग अलग स्थानों पर होने वाली विभिन्न जलवायु परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए अपनी स्वयं की विशेषताओं और आदतों को उस क्षेत्र की जलवायु के अनुसार विकसित और अनुकूलित किया गया है। इन विशेषताओं और आदतों को अनुकूलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुकूलन। अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं। अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थायी अनुकूलन और अस्थायी अनुकूलन। अनुकूलन हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्थायी अनुकूलन और दूसरा है अस्थायी अनुकूलन। तो पहला पढ़ते हैं स्थायी अनुकूलन। एक आनुवंशिक आधार है और यह व्यक्तियों में स्थायी परिवर्तन का कारण बनता है। उदाहरण के लिए ऊंट रेगिस्तानी पर्यावरण के लिए अनुकूल है। दूसरा है अस्थायी अनुकूलन। एक अल्पकालिक अनुकूलन है और यह आनुवंशिक नहीं है। यह आनुवंशिक नहीं है। उदाहरण के लिए पिंजरे में रहने वाले एक पक्षी का अनुकूलन एक अस्थायी अनुकूलन है। स्थायी और अस्थायी का मतलब आप जानते होंगे। स्थायी का मतलब जो है जो एक ही जगह होते हैं। अस्थायी जो जगह जगह रहते हैं, डोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। उदाहरण के लिए जैसे अस्थायी का पिंजरे में रहने वाले एक पक्षी का अनुकूलन एक स्थायी अनुकूलन नहीं है, अस्थायी अनुकूलन है। वो कौन सा है? अस्थायी। आइए हम ध्रुवीय रेगिस्तान और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जंतुओं के अनुकूलन का अध्ययन करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में अनुकूलन। ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से ढके होते हैं और पूरे वर्ष बहुत ठंडे रहते हैं। सर्दियों के दौरान तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। ऐसी गंभीर स्थितियों में रहने वाले जंतु कुछ विशिष्ट विशेषताओं के विकास के द्वारा अनुकूलित होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो वहाँ का तापमान होता है वो -40 डिग्री होता है, हो सकता है -40 डिग्री सेल्सियस। ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुकूलन में पढ़ रहे थे तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जंतु भी होते हैं। तो उनमें पहला जंतु है ध्रुवीय भालू। कौन सा है? ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू आर्कटिक क्षेत्र के निवासी हैं। ध्रुवीय भालू आर्कटिक क्षेत्र के निवासी हैं। उनका शरीर सफ़ेद फर की एक मोटी परत से ढका होता है। यह उन्हें अन्य जंतुओं से छिपाने और अपने शिकार को आसानी से प्राप्त करने में सहायता करता है। इन्हें सफ़ेद भालू के रूप में भी जाना जाता है और ये ज़्यादातर बर्फीले इलाके में पाए जाते हैं, जहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस तापमान है। वहाँ पे बर्फ़ पड़ती होगी। क्या पड़ती होगी? बर्फ़।
इसमें दूसरा पॉइंट है कि ध्रुवीय भालू की फर की 2 मोटी परतें होती हैं, साथ ही त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है जिसे ब्लेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेवर। ये ठंड के विरुद्ध उत्कृष्ट अवरोध प्रदान करती है। उनके बड़े चौड़े पंजे होते हैं जो उन्हें तैरने और आसानी से चलने में सहायता करते हैं। वे आसानी से बर्फ पर चल सकते हैं क्योंकि चलने के दौरान वे धनुष से झुके और कबूतर से अंगूठ वाले दिखाई देते हैं। कौन? ध्रुवीय भालू। ये दोनों अनुकूलन इन्हें बर्फ पर संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। उनके कान छोटे होते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो ध्रुवीय भालू की विशेषताएं। ध्रुवीय भालू जो होते हैं उनके कान छोटे होते हैं जो ऊष्मा की हानि को कम करने में सहायता करते हैं। मादा ध्रुवीय भालू बर्फ में गुफा खोदते हैं जहां वे शीत निद्रा कर सकते हैं, अर्थात सर्दियों के सबसे कठिन समय के दौरान वे निष्क्रिय रहते हैं। इससे वह सर्दी के मौसम के दौरान भोजन या जाल के बिना जीवित रहने को संभव बनाते हैं अपनी गुफा खोदकर। ध्रुवीय भालू को गंध की गहरी समझ होती है। इससे ध्रुवीय भालू को अपने दुश्मन या शिकार का पता लगाने में सहायता मिलती है। जो ध्रुवीय भालू होते हैं अपने शिकार का पता कैसे लगाते हैं? सूंघकर, गंध से पहचान लेते हैं। ध्रुवीय भालू विश्व में सबसे बड़े भूमि पर रहने वाले मांसाहारी प्राणी हैं और भालू परिवार के सबसे बड़े हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जितना पढ़ाया हो उसको कल याद करके लाना है। ठीक।